नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के एक और नए सेशन में। तो आज की इस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पॉलिटी का जो क्विक रिवीजन कर रहे थे, उस पॉलिटी के क्विक रिवीजन में हमने देखा था हम फंडामेंटल राइट्स तक कंप्लीट कर चुके थे। ये एक थोड़ा सा नए तरीके में, नए अंदाज में जो टाइपिंग फॉर्म है, बिकॉज कुछ अभी तक हम जो नोट्स फॉर्म में कर रहे थे, जो चीजें वहां पर थोड़ा राइटिंग इश्यूज वगैरह था, अभी आपको यहाँ पर ये स्लाइड फॉर्म में सारे जो कंटेंट है वो रहेगा। ऑल्दो कंटेंट है, कंटेंट की हम बात करेंगे तो कंटेंट एज इट इज रहेगा, और जो आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा, वो वही वाला मिलेगा जो हम ऑलरेडी शेयर करते आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात कर चुके थे पॉलिटी में अपने हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 तक को, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को हमने 3 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया था। अभी हम बात करने वाले हैं डीपीएसपीस के बारे में, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। जैसे जब हम क्रम में आगे बढ़ेंगे, जब हम क्रम में आगे की ओर हम बात करेंगे अपनी पॉलिटी को पढ़ने के क्रम में, तो मैंने बताया था वहां पर आप जो 22 भाग हैं, सारे आर्टिकल्स हैं, सारी अनुसूचियां हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे की ओर मूव कर रहे हैं। भाग 2 को हमने देखा था। मतलब अभी भाग ऐसे तो नहीं, अभी हम एकदम सीरीज में ऑर्डर में क्रम तो नहीं, बट हाँ हम चैप्टर के क्रम में चल रहे हैं, जिस तरीके से लक्ष्मीकांत में दी गई चीजें, क्योंकि हमारा जो प्रायर जो सोर्स रहने वाला है वो एनसीईआरटीज और लक्ष्मीकांत, जैसा मैंने आपको बताया था, वही सिनॉप्सिस ये सारे रहने वाले हैं। तो हमने भाग 3 के सारे मूल अधिकार देख लिए थे। अभी हम बात करने वाले हैं अपने डीपीएसपीज, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में। अब हम बात करें तो डीपीएसपी एक्चुअली है क्या, इनकी फुल फॉर्म को आप थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो इनकी फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। यानी कि हिंदी में भी आप अगर इसको देखेंगे तो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य को दिए गए ये ऐसे मतलब निर्देश हैं जो मतलब जिनको जो स्टेट है, जो मैंने आपको बताया था स्टेट का मतलब आर्टिकल 12 में जो हमने डेफिनेशन देखी थी, यहाँ पर राज्य का मतलब वही होगा। तो बेसिकली गवर्नमेंट के लिए या फिर राज्य के लिए, स्टेट के लिए ये एक ऐसे नैतिक निर्देश होते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाए जिनसे ज्यादा जनता का कल्याण हो। इन्हीं सारी चीजों को हम डीपीएसपी के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ये राज्यों के लिए एक अनुदेश टाइप है, तो वो लिखा हुआ है। भाग 4 में ये उल्लेखित है, हम ये देख सकते हैं, यानी कि भाग 3 में हमने फंडामेंटल राइट देखे थे, अभी हम डीपीएसपी भाग 4 में देखेंगे। आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो जो राइट्स है हमारे, आर्टिकल 12 से 35 तक देखे थे हमने। डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ हम डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हमें ये देखने को मिल जाएंगे। सोर्सेस की बात अगर हम कर लेते हैं तो सोर्सेस में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो भारतीय संविधान है, विश्व के बहुत सारे संविधानों से मैंने आपको बताया था कि वहां पर हमने अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करा है अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली। तो जब हम डीपीएसपीस की बात करेंगे तो हमने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीस को अडॉप्ट करा है आयरलैंड से। ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत कई बार पूछ लिया जाता है, काफी सिंपल भी होता है, काफी ये पॉपुलर भी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने तो आयरलैंड से अडॉप्ट करा डीपीएसपी को, लेकिन आयरलैंड ने कहां से अडॉप्ट करा। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डीपीएसपी इसको हमने आयरलैंड से अडॉप्ट करा और वहीं पर आयरलैंड ने इसको इनको स्पेन से अडॉप्ट करा था। तो ये दोनों चेन आपको ध्यान रखनी है कि भारतीय संविधान में इनको आयरलैंड से अडॉप्ट करा गया और आयरलैंड ने इनको स्पेन से अडॉप्ट करा था। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जो मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताए थे कि हम आगे और भी स्टेटमेंट देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये आ गया क्योंकि लक्ष्मीकांत में ये पहले ही था। तो यहाँ पर जो ग्रेनुल ऑस्टिन नाम के जो विद्वान व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जो डीपीएसपी और जो फंडामेंटल राइट है, इनको संविधान की मूल आत्मा के रूप में यहाँ पर वर्णित करा गया था, बोला गया था कि ये संविधान की मूल जो है आत्मा है। अब जब हम डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे कि भाई डीपीएसपी हमारी है क्या, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रस्तावना में जो जो हमारी हमने देखा था प्रियम्बल में हमारा जो लिखित है, मैंने बताया था वहां पर 3 प्रकार का जो न्याय है वो मेंशन्ड है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो वो तीनों प्रकार के न्याय और जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर ही आधारित हमारी डीपीएसपी हमें देखने को मिल जाएंगे। हम सारी चीजों को भी डिटेल से देखेंगे। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, भाई डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है, तो मैंने बताया था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब गवर्नमेंट के लिए ये निर्देश है कि गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए गए हैं कि भाई आप लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करिए। अब गवर्नमेंट लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करती कैसे, तो हम देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है हमारे वेलफेयर के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है, बहुत सारी योजनाएं बनाती है, उनके द्वारा जनता का कल्याण करती है गवर्नमेंट। तो ये जो उनका जो उद्देश्य होता है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और इस लोक कल्याण राज्य की स्थापना को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी जन योजनाएं या फिर पब्लिक पॉलिसीज बनाई जाती हैं। और एक पथ प्रदर्शक भी है। पथ प्रदर्शक का मतलब ये है कि एक रास्ता दिखाने वाले, यानी कि गवर्नमेंट को रास्ता दिखाते हैं कि भाई आपको आगे क्या करना है और आपको आगे क्या नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक, नेक्स्ट हम स्लाइड के बारे में बात करते हैं। अब इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मेंस में भी आपसे एग्जाम में लिखने को आ जाए या फिर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट वाइज पूछ ले कि इनका जो डीपीएसपी है इनका इंपॉर्टेंस क्या है, जो लक्ष्मीकांत में एज इट इज दिया गया है। तो जब हम इनके इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये तो इनका उद्देश्य है, ये हमने भी बात कर ली। ये अब हम एक इंपॉर्टेंट जो चीज है ये है आर्थिक और लोकतांत्रिक, जो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना।
मूल अधिकारों के बारे में हम ये देख रहे थे। आगे हम एक स्लाइड वहां पर देखेंगे, हम फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी देखेंगे वहां पर, यानी कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या इनकी तुलनाएं हो सकती हैं, हम वो भी देखेंगे। तो हम वहां पर जब हमने लास्ट स्लाइड्स में अपने लास्ट जो लेक्चर्स थे हमने वहां पर देखा था मूल अधिकार हमने वहां पर पढ़े थे। तो मूल अधिकारों के बारे में हम ये कह रहे थे कि हमारे जो मूल अधिकार हैं वो हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को, यानी कि पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है उसको इंश्योर करते हैं। वहीं पर जब हम डीपीएसपी के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर आर्थिक और लोकतंत्र जो हमारे प्रावधान है वो ज्यादा दिए गए हैं, इसलिए ये आर्थिक और सामाजिक जो लोकतंत्र है उसको इंश्योर करता है हमारा डीपीएसपी से। गवर्नमेंट पॉलिसीज के लिए प्रेरणा, मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है उन्हीं के थ्रू ये अपना लोक कल्याणकारी जो कार्य है उसको अपना पूरा करती है। संविधान का दर्शन भी इनमें दिखाई देता है। संविधान में हम देखते हैं ना, अभी मैंने जो आपको प्रस्तावना में बताया, दर्शन में क्या था, यानी कि प्रस्तावना में हमारी फिलोसफी दिखाई दे रही थी। अब जो प्रस्तावना के हमारे तत्व थे कि भाई सारे तीनों प्रकार के न्याय, सारी स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा, वो सारी चीजें हमें इनमें भी दिखाई देती हैं, हमारा जो डीपीएसपी है इनमें, ठीक है। संविधान को समझने में भी सहायक, ठीक है। तो जब दर्शन इसमें दिखेगा तो डेफिनेटली ये संविधान को समझने में भी हमें सहायता देंगी, यानी कि जब इंटरप्रिटेशन का मामला आएगा तो हम इनका भी रेफरेंस ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, तो आर्टिकल 36 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 36 से, जैसा मैंने बताया, डीपीएसपी जो शुरू होते हैं वो आर्टिकल 36 से शुरू होते हैं। तो जब आर्टिकल 36 से ही शुरू होते हैं तो आर्टिकल 36 के बारे में हम बात करेंगे तो वहां पर जो स्टेट है, राज्य है, वहां पर उसकी परिभाषा के बारे में बोला गया है। यानी कि यहाँ पर राज्य की परिभाषा का मतलब वही होगा जो हम फंडामेंटल जो राइट्स हमारे उनको पढ़ते टाइम आर्टिकल 12 में हम जो राज्य की परिभाषा देख रहे थे, यानी कि मैंने आपको वहां पर डिटेल से बताया था कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट जो मशीनरी होंगी सारी, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, राष्ट्रपति, पीएमओ, गवर्नमेंट की कंपनीज, एंटरप्राइजेस, पीएसयू, सारे ये निकाय, जितने भी गवर्नमेंट जहां पर स्टॉक होल्डर है वो सारी चीजें हम उनको मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की पीएसयूज हैं वो सारी चीजें मैंने आपको वहां पर बहुत डिटेल से बताई थी। तो जो आर्टिकल 12 में यानी कि मूल अधिकारों में जो राज्य का मतलब था, आर्टिकल 36 में भी वही राज्य का मतलब होगा, ठीक है। उद्देश्य के बारे में बात करें तो हमने देख ही लिया है, ठीक है। और यहाँ पर आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना देखने को मिलेगी, हम देख चुके हैं। अब हम इसके नेचर के बारे में बात करेंगे कि इनका नेचर कैसा है। तो नेचर में हम देखते हैं कि ये नॉन इन्फोर्सेबल है, यानी कि ये गैर न्यायोचित है। मैंने आपको जब हम प्रस्तावना पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहां भी बताया था कि जो हमारी प्रस्तावना थी वो भी नॉन इन्फोर्सेबल यानी कि गैर न्यायोचित थी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंपल सा ये होगा कि भाई जो हमारे डीपीएसपीज में जितने भी प्रावधान हैं, जितनी भी सारी चीजें हमारी डीपीएसपीज में हैं, उनको हम लागू करवाने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसीलिए तो इनका नाम डीपीएसपीज रखा गया है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य को, गवर्नमेंट को ये निर्देश दिए गए हैं। ये बाइंडेड नहीं है, मूल अधिकारों की तरह बाइंडेड नहीं है कि इनका उल्लंघन होता है तो आप सीधे कोर्ट में जा सकते हैं। इवन आप मूल अधिकारों की स्थिति में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे आर्टिकल 32 के तहत। लेकिन ये गैर न्यायोचित है, इसलिए आप इनको लागू करवाने के लिए इनको कोर्ट में नहीं जा सकते। सिंपल सा मतलब ये है, इनको लागू करना राज्य के ऊपर निर्भर है। राज्य को बेसिकली निर्देश दिए गए हैं, एक तरीके से एक नैतिक निर्देश के रूप में हम इनको देखते हैं। शासन में मूलभूत है, ठीक है, यानी कि जो हमारा मूलभूत है, शासन में मूलभूत का मतलब ये है कि भाई इनको चेंज नहीं करा जा सकता, इनको हटाया नहीं जा सकता, और जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हमें उनका पार्ट देखने को मिलते हैं। यानी कि आर्टिकल 368 है जिसके द्वारा हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखते हैं, उस प्रक्रिया के द्वारा भी हम इनको नहीं हटा सकते, इनको जो है कम नहीं कर सकते। फिर हम बोल सकते हैं कि इनको कंप्लीटली हटाया नहीं जा सकता भारतीय संविधान में से। अब हम एक चीज देखते हैं कि जब हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं तो हम इनका वर्गीकरण देखते हैं डीपीएसपी का। आपने देखा होगा एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाजवादी नीति निर्देशक तत्व नहीं है, कौन सा बुद्धिजीवी नहीं है या फिर उदारवादी नहीं है, कौन सा गांधीवादी नहीं है। लेकिन आपको एक चीज जो मेन टर्म है वो ये ध्यान रखना है कि ये जो वर्गीकरण है ना डीपीएसपी का, इससे इस भारतीय संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं करा गया है, ये वर्गीकरण भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये जो वर्गीकरण है ये जो विद्वताओं के द्वारा या फिर राजनीतिज्ञों के द्वारा उन लोगों के द्वारा इनको अपनी पढ़ने की समझ के हिसाब से, उनको पढ़ने के लिए आसानी हो, चीजों को सेग्रीगेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए आसान हो, उनको सेपरेट करा गया है। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रकार का कैसा भी कोई वर्णन नहीं मिलता। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो जो 3 प्रकार का वर्णन करा गया है, हम उनमें 3 में सारे जो है डीपीएसपी को देखेंगे। समाजवादी होंगे, कुछ गांधीवादी होंगे और बुद्धिजीवी होंगे। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है या फिर सबसे ज्यादा जो ट्रिकी क्वेश्चन हम बोल सकते हैं डीपीएसपी से, वो यहीं से बनता है। आपको 4-5 ऑप्शन दे देगा और वहां पर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी निदेशक तत्व है या फिर निदेशक तत्व गांधीवादी इनमें से नहीं है। तो जब हमें अगर तीनों के बारे में पता होगा तो हम तीनों के बारे में आसानी से बता पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे हम समाजवादी से। तो समाजवादी जो हमारे निदेशक तत्व होंगे उनके बारे में देखेंगे। तो देखो, चाहे समाजवादी हो, चाहे गांधीवादी हो, चाहे उदारवादी हो, जो भी हम निदेशक तत्व को देखेंगे, आप थोड़े से अपने मेंटल जो बैकग्राउंड है वहां पर
आप उस विचारधारा को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे जो मान लीजिए समाजवादी है। तो समाजवाद में क्या है, समाजवाद में इक्वलिटी की बात करी जाती है, संसाधन वितरण की बात करी जाती है, सभी को न्याय की बात करी जाती है, गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो ज्यादा बात करी जाती है वहां पर, ठीक है, समाज के उत्थान की बात करी जाती है। तो ऐसी चीजें समाजवाद के अंतर्गत हमें मिलेंगी। तो आप इस कॉमन सेंस के द्वारा भी कई बार आप जो क्वेश्चन में आपके डीपीएसपी आता है, इस सेंस के द्वारा भी आप उसको वहां पर जो है उसको पहचान सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो आर्टिकल 38 में हम देख रहे हैं सामाजिक व्यवस्था बनाना, ये भी एक हमारा समाजवादी डीपीएसपी है। आय और प्रतिष्ठा अवसर इनकी सुविधा की बात करना और असमानता समाप्त करना। यानी मैं आपको बता रहा था ना कि समाजवाद क्या है, समानता इक्वलिटी की बात करते हैं, तो असमानता को समाप्त करना आप देख सकते हैं कि समाजवादी जो है हमारा डीपीएसपी हो जाएगा। आर्टिकल 39 में हम बात करेंगे तो जो जीविका के साधन प्राप्त करना, ठीक है, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको बात बताई थी। तो आपको थोड़ा सा जो दर्शन का जो जो भी फिलोसफी है, जो विचारधारा है, जैसे समाजवादी है, अब आपको इसके थोड़े बेसिक्स पता है तो आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होगा, यानी कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे, समान रूप से पूरे समाज में वितरण उनका हमें देखने को मिलेगा। समान कार्य को समान वेतन, यानी कि आप देख रहे हैं कि सेंट्रलाइज हर पॉइंट में इनका जो फिलोसफी है वो छुपी हुई है। तो आप इससे भी पहचान सकते हैं। बच्चों का स्वस्थ विकास, तो ये हो गए हमारे समाजवादी जो डीपीएसपी थे। और आगे अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 39 का 39 का बोल सकते हैं, 39 ए भी बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क सहायता, यहाँ इसके बारे में बात करी जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि मान लीजिए सभी को समान रूप से न्याय प्राप्त होना चाहिए और गरीबों को निःशुल्क सहायता हम देखते हैं इनके लिए, ठीक है। यानी कि जो हम देखते हैं कि कुछ जो कैटेगरीज हम देखेंगे नालसा के द्वारा जो असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है, तो वहां पर हम कुछ कैटेगरीज बनी हुई है, वहां पर देखेंगे जैसे कोई विधवा महिला है, कोई गरीब व्यक्ति है, एक लिमिट से नीचे की अगर उसकी आय है, ठीक है, कोई दिव्यांग व्यक्ति है। तो ऐसे लोगों को अगर कोई केस लड़ना होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उसको फ्री लीगल एड यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। यानी कि उनको फ्री में जो गवर्नमेंट के वकील हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो उनका केस फ्री में लड़ते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी तरह से देखेंगे तो आर्टिकल 41 में हम देखेंगे तो बुढ़ापा हुआ, अक्षमता हुआ, इनमें लोक सहायता, यानी कि बुढ़ापा अक्षमता, ये मान लीजिए जब कोई व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो गवर्नमेंट के द्वारा उसको पेंशन दी जाती है। अक्षमता यानी कोई डिसेबल व्यक्ति है तो उसके लिए गवर्नमेंट कुछ हेल्प देती है, ठीक है। तो ये हमारा समाजवादी जो डीपीएसपी है उनके अंदर आएगा। आर्टिकल 42 के बारे में बात करेंगे तो काम की न्याय संगत और मानवीय दशा और प्रसूति सुविधा प्राप्त होगी, ये भी हमारा समाजवादी के अंतर्गत आ जाएगा। 43 के बारे में बात करेंगे तो कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, ये जो जितने सारे आर्टिकल हैं मेन मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, इनमें से मेन आर्टिकल की बात करेंगे तो 39 ए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीटेड मोड पे पूछा जाता है। 43 और 43 ए ये भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे फिर ये यूपीएससी चाहे फिर हम पीसीएस में, तो ये बहुत कई बार पूछ लिए भी जा चुके हैं। तो कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, यानी कि जो भी कर्मचारी होंगे जो काम कर रहे होंगे फैक्ट्री कारखानों में, उनको निर्वाह की मजदूरी, उचित मजदूरी दी जाएगी। और 43 ए ये बोलता है कि भाई जो उद्योग प्रबंध है वहां पर कर्मकारों की भागीदारी, यानी कि जो भी फैक्ट्रीज या फिर जो हमारा जो भी उद्योग है वहां पर जो मैनेजमेंट होता है उद्योगों का, उस मैनेजमेंट में कुछ जो प्रतिनिधित्व होगा, जो फैक्ट्री के कर्मचारी या फिर मजदूर लोग हैं उनका भी प्रतिनिधित्व होगा, ताकि उनके लिए भी वेलफेयर पॉलिसीज में वो अपना जो है प्रतिनिधित्व वहां पर दिखा सकें, ठीक। आर्टिकल 47 के बारे में बात करेंगे तो पोषाहार और जो लोक स्वास्थ्य है उसके बारे में भी यहाँ पर बात करी जाएगी। तो ये जितने भी सारे डीपीएसपी थे ये हमने देख लिए समाजवादी। अब इनकी लिस्ट को आप बार बार रिपीटेड मोड पर देख के आप इनको याद कर लें और आप वहां पर एग्जाम में इजीली पहचान पाएंगे कि कौन सा समाजवादी है। अब हम बात करेंगे गांधीवादी तत्वों के बारे में। तो गांधीवादी तत्वों के बारे में हम बात करने से पहले फिर से हम उसी चीज को रिपीटेड मोड पे लाएंगे कि भाई आप थोड़ा सा जो गांधीवादी जो विचारधारा है उसको अपने मेंटल बैकग्राउंड में चलाने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी का विचार क्या था, क्या गांधी जी की फिलोसफी होती थी। तो आपको पता है कि गांधी जी हमारा जो गांव का जो हमारा होता था कि स्थानीय शासन जो होता था वो गांव के ऊपर बहुत फोकस करते थे, गांधी जी गांव के ऊपर ही उनका बहुत ज्यादा केंद्रित रहते थे। तो आर्टिकल 40 में यहाँ पर डाला गया है ग्राम पंचायतों का गठन, ये एक गांधीवादी तत्व है और एग्जाम में ये बार बार पूछा 40 से ग्राम पंचायत है। 43 कुटीर उद्योग, गांधी जी कुटीर उद्योग में बहुत भरोसा रखते थे, इवन वो खुद उनका देखते हैं हम चरखा काटते थे, सूत बुनते थे, रचनात्मक कार्य करते थे। आईएनएमएम भी हम जब देखते थे, जब जो ऐसा टाइम होता था जहां पर हमारा जो आंदोलन होता था वो ठंडा पड़ जाता था, तो वो रचनात्मक कार्यों के द्वारा उन सारी चीजों को लामबंद करते थे, लोगों को जुड़ने की कोशिश करते थे उनके द्वारा। तो आर्टिकल 43 हो जाएगा हमारा कुटीर उद्योग इसके बारे में। उसके बाद हम देखेंगे 43 बी, यहाँ पर हम सहकारी समिति बनाना है। सहकारी गांधी जी का दर्शन क्या है हम देखेंगे तो अहिंसा, गांव के स्तर पर मिलजुल के काम करना, भाईचारा, ये सारी चीजें। सहकारी समिति का मतलब ये होता है, सहकारिता का मतलब ये होता है ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का एक समूह होता है, समान इंटरेस्ट होता है उनका, एक ही यानी उन एक ही उद्देश्य होता है उनका, सभी के समान हित होते हैं और वो लोग एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं। तो ये सहकारी समितियों के द्वारा और आर्टिकल 43 भी।
तो 40, 43, 43A और 43B बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, पॉइंट आउट कर रहा हूं सो दैट आप वहां पर चीजों को पहचान सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं अगर आपको इनके बारे में क्लैरिटी नहीं है। 46 के बारे में हम बात करेंगे तो SC ST व कमजोर वर्ग की सुरक्षा हम देख सकते हैं गांधी जी के दर्शन में इनको देखेंगे कि जो हरिजनों के लिए, हरिजन उत्थान के लिए, अनटचेबिलिटी के लिए गांधी जी के द्वारा जो सारी चीजें चलाई गई तो हम वहां से कनेक्ट कर सकते हैं। नशीली दवा या फिर मदरा, इनका ड्रग है, इनके प्रतिबंध पर गांधी जी देखते हैं कि शराब मदरा का जो सेवन है, नशे वाली चीज है, इनके लिए गांधी जी मना करते थे। अहिंसा, अहिंसा का सबसे बड़ा रूप हमें गांधी जी का देखने को मिलता है। तो पशु बलि पर रोक भी इनके द्वारा आर्टिकल 48 के थ्रू इनके द्वारा लगाई गई थी। ये सारे तत्वों की लिस्ट हो गई हमारे जो गांधीवादी डीपीएसपी से। अब हमारा जो अंतिम वर्गीकरण था, जो उदारवादी तत्व थे, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। कई जगह इनको उदारवादी भी मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, और कई जगह इनको बौद्धिक तत्व भी मिल जाएगा, यानी कि बौद्धिक डीपीएसपी या उदारवादी, आप लोग कंफ्यूजन ना हो। तो इनमें सबसे पहले उदारवादी या फिर बौद्धिक में आप थोड़ा सा फिलोसफी को समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर चीजें मिलेंगी। लाइक जैसे कुछ बौद्धिक का मतलब ये होता है जैसे थोड़े पढ़े लिखे लोगों वाली चीजें, यानी कि थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल लेवल वाली चीजें, आप थोड़ा सा ऐसे कनेक्ट करेंगे तो आप जो क्वेश्चन में सेग्रीगेट करेंगे भाई देशक तत्व कौन सा है, तो आपको वहां पर आसानी होगी चीजों को संभालने में, छांटने में और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आर्टिकल 44 को आप देखेंगे तो आर्टिकल 44 पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये यूसीसी के बारे में बात करता है, यानी कि समान नागरिक संहिता जिसे हम बोलते हैं, यूनिफाइड जो सिविल कोड होता है ये। अब यूसीसी होता क्या, आप लोगों ने या तो आर्टिकल्स बहुत सारे जो निकले थे जब ये चर्चा में रहा था, कोर्ट के द्वारा इसको लाया गया या फिर बोला गया, गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया, तो बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपके लिए यहाँ पे ये कर देता हूँ। देखिए, जब हम कानूनों के बारे में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि हमारे भारतीय संविधान में या फिर हमारे जो अभी तो ये चेंज हो गए हैं सारे, भारतीय न्याय संहिता और ये जो हमारे एविडेंस एक्ट वगैरह ये थी, अब तो सारे कन्वर्ट हो गए। लेकिन अब पहले भी और अभी भी हम देखते हैं कि जितनी फौजदारी या फिर जितने क्रिमिनल मामले होते थे, तो क्रिमिनल जितने भी कानून होते थे सॉरी, वो क्रिमिनल कानून सबके लिए बराबर होते थे, फिर चाहे कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति है, किसी भी भाषा का व्यक्ति है, किसी भी जेंडर का व्यक्ति है, सबके लिए वो इक्वल होते थे। लेकिन समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता था, वहां पर ये चीजें देखने को मिलती है हमें कि जो पर्सनल लॉज होते थे, व्यक्तिगत कानून होते थे, वो विभिन्न धर्मों के हिसाब से अलग अलग हमें देखने को मिलते थे। कैसे, जैसे हम देखेंगे कि जो हिंदुओं के अब ये जो पर्सनल जो अफेयर्स होंगे, मामले होंगे, वो कौन कौन से आएंगे। मान लीजिए विवाह का मामला हुआ, तलाक का मामला हुआ, ठीक है, उत्तराधिकार का मामला हुआ, बच्चे गोद लेने का मामला हुआ, तो ये सारी चीजें हम देखते थे कि ये ना हमारे जो पर्सनल या फिर जो व्यक्तिगत कानून है उनके अंतर्गत आते थे। तो यही चीज बोली गई यूसीसी के अंतर्गत कि जिस तरह से क्रिमिनल लॉज सबके लिए बराबर होते थे सारी चीजों से ऊपर उठ के, उसी प्रकार से अब जो पर्सनल लॉज होंगे वो भी सबके लिए बराबर होंगे, इस ये चीज बोली गई थी यूसीसी में। ठीक है, तो ये आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आर्टिकल 45 के बारे में बात करेंगे तो ये भी कई बार एग्जाम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 48, ठीक है, कृषि और पशुपालन की बात करेगा, और 48 का ए यानी कि पर्यावरण की सुरक्षा की बात करेगा, और यहां से क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली उदारवादी में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, 44वां 48 से लेके फिर 51 तक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि बहुत नियर बाई है, कंफ्यूजन का स्कोप इनमें ज्यादा रहता है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है। 49 के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये बोलेगा आपको राष्ट्रीय स्मारक और जो स्थान है उनका संरक्षण है, यानी कि मान लीजिए कोई भी हमारा राष्ट्रीय स्मारक है, आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, ताजमहल, लाल किला, कोई भी कैसी भी जगह पर जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक घोषित हैं या फिर जितने भी स्थान है, तो उनका संरक्षण करना हम सब लोगों का जो है मतलब एक तरीके से कर्तव्य, या फिर गवर्नमेंट को ये बोली गई ये सारी चीजें कि आप इनका संरक्षण करेंगे, और जो है राष्ट्रीय स्मारक में जितने भी या फिर स्थान होंगे उन सबका संरक्षण करना एक राज्य जो है, गवर्नमेंट जो है, उसका कर्तव्य होगा, ठीक है। तो आर्टिकल 50 के बारे में हम बात करेंगे तो ये हमारे जो ये बताता है पृथक्करण के बारे में, यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के बारे में, यानी कि क्या होगा वहां पर हम देखेंगे कि कार्यपालिका के बारे में अपने जो हम विभाजन की बात करते हैं, शक्तियों के पृथक्करण के बारे में बात करते हैं। कार्यपालिका का काम क्या होगा, हम देखते हैं कि कार्यपालिका का काम सीधी सी बात है, हम जब तीनों अंगों को देखते हैं तो कार्यपालिका का काम होता है सरकार को चलाना, पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन करना, पॉलिसीज बनाना, ठीक है। उसी प्रकार से हम विधायिका की बात करते हैं, विधायिका का काम क्या होता है, कानून बनाना। न्यायपालिका का क्या काम होता है कि जो न्याय प्रदान करना और जो कानून है उनकी समीक्षा करना और संविधान का संरक्षण करना, में न्यायपालिका में देखने को मिलती है। तो आर्टिकल 50 हमारे यही बोलता है कि हमारा जो कार्यपालिका और न्यायपालिका है उनमें सेग्रीगेशन रहना चाहिए, ओवरलैपिंग चीजों में नहीं होनी चाहिए। 51 क्या बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। कई बार ये लैंग्वेज चेंज करके भी आर्टिकल 51 पूछ लिया जाता है, इसमें बोल देते हैं कि भाई कौन से निदेशक तत्वों में हमारी जो विदेश नीति है उसके बारे में बात करी गई है। तो विदेश नीति का मतलब क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कि पूरे विश्व में हम देखेंगे शांति सुरक्षा तभी बनी रहेगी जब हम ये विदेश नीति का हमारा जो है कंपोनेंट वो देखने को हमें मिल जाएगा। अब ये जो 3 कैटेगराइजेशन देखने को मिले थे हमें, ये सारे के सारे हमने तीनों कैटेगराइजेशन बहुत देख लिए हैं। अब हम कुछ संशोधनों के बारे में बात करेंगे।
हम देखेंगे कि हमारे जो कुछ संशोधन होते हैं आर्टिकल 42 में, ठीक है, हमारा जो 42वां संविधान संशोधन होता है, और उन संविधान संशोधनों के द्वारा हम देखेंगे हमारे जो डीपीएसपीस थे, उन डीपीएसपीस में कुछ चेंजेस करे गए थे। तो वो चेंजेस क्या थे, हम सबसे पहले देखते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे, और 4 परिवर्तन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या यहाँ पर 4 जो है नए डीपीएसपी ऐड करे गए। पहला था हमारा आर्टिकल 39, ठीक है। कई बार आपको पूछ लेगा कि आर्टिकल, जैसे मान लीजिए आपको यही पूछ लेगा कि आर्टिकल 48 का है, इसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ऐड करा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि 42वें के द्वारा ऐड करा गया था, ठीक है। तो आर्टिकल 39 है, ये बच्चों का स्वस्थ विकास के बारे में बात करा गया था, ये भी ऐड करा गया था 42वें के द्वारा। 39A जो हम बात कर रहे थे फ्री लीगल एड के बारे में, इसको 42वें के द्वारा ऐड करा गया था। 43A जिसके बारे में हमने बात करा था कि उद्योग प्रबंधन में भागीदारी हमें देखने को मिलेगी कर्मकारों की, ये भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 48वां का, इसके बारे में हमने देखी, ये भी 42वें के द्वारा 1976 वाला जो टाइम पीरियड होता है वहां पर ऐड करा गया था, ठीक है। उसके बाद हम 44वां संविधान संशोधन देखेंगे तो आर्टिकल 38 ऐड करा गया था यहाँ पे, और आय, प्रतिष्ठा और अवसर की जो असमानता समाप्त करने की हम जो बात कर रही थी, यानी कि जो असमानता, हम जो समाजवादी जिन तत्वों के बारे में बात कर रहे थे, उन तत्वों के बारे में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इनको भी हमारा जो 44वां संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा हम देखेंगे कि वहां पर इसको ऐड करा गया था, ठीक। अब हम देखते हैं 86वां संविधान संशोधन। तो 86वें के द्वारा आर्टिकल जो 45 है, इसका जो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, इसको पहले ये डीपीएसपी हुआ करता था, अब इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 45 का पहले जो प्राथमिक शिक्षा का बच्चों का अधिकार होता था, उसको डीपीएसपी से कन्वर्ट करके उसको मूल अधिकार बना दिया गया था। 97वें संविधान संशोधन के बारे में आप बात करेंगे तो ये आर्टिकल 43 जो बी है, ये ऐड करा गया था 97वें के द्वारा। इन दोनों से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 43B ऐड करा गया था, और इसके द्वारा जो सहकारी समिति थी, इनको बढ़ावा देने की बात करी गई थी, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं डीपीएसपी के बारे में, जो भी सारी चीजें हमारी लक्ष्मीकांत में दी गई थी, कि भाई जो डीपीएसपी थी हमारी, हमने कहा देखा था कि ये नॉन एनफोर्सेबल थी, इनको हम कोर्ट में ले जाके एनफोर्सेबल नहीं करा सकते, बाध्य नहीं है। अब संविधान निर्माताओं के द्वारा क्वेश्चन ये उठता है कि संविधान निर्माताओं के द्वारा इनको बाध्य क्यों नहीं बनाया गया था, उनके रीजन क्या थे, उस टाइम की कंडीशंस ऐसी क्या थी। तो उसके पीछे कुछ उस टाइम पर जो परिस्थिति जन्य कारण थे, उनको हम देख लेते हैं। पहला था पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, बहुत सारे चैलेंजेस थे, स्टेबल करना था कंट्रीज को, पॉलिसीज को चलाना था, गवर्नमेंट की स्टेबलिज्ड करना था, तभी तभी आजादी हुई थी, और इतने हमारे पास इतना पैसा नहीं था, इतने वित्तीय संसाधन नहीं थे जो डीपीएसपी की जितनी ब्रॉड, जितनी व्यापक व्याख्या है, उन सारी चीजों को हम प्रोवाइड करा पाते। तो इसीलिए ये चीज रखी गई कि भाई गवर्नमेंट को निर्देश दे देते हैं, जैसे जैसे गवर्नमेंट के पास वित्तीय संसाधन बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे गवर्नमेंट अपनी जो है सुविधाजनक के अनुसार इन सारी चीजों को बढ़ावा देती जाएगी, ठीक। देश में विविधता और पिछड़ापन था, ठीक है, यानी कि हम देखते हैं कि भारत, हम बोलते हैं कि विविधताओं से भरा देश है, अनेकता में एकता की बात हम बहुत ज्यादा करते हैं, तो विविधता बहुत ज्यादा थी, पिछड़ापन बहुत ज्यादा था। तो उस टाइम पर डीपीएसपी को जो एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वित करना इतना आसान नहीं था। भार मुक्त रखना गवर्नमेंट को, इसका मतलब ये हो जाएगा कि भाई गवर्नमेंट के ऊपर उस टाइम पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर था, एक और प्रेशर हम क्रिएट नहीं कर सकते थे। ऑलरेडी फंडामेंटल राइट, पॉलिटिकल चीजों का हमारे ऊपर ये था कि भाई उनको एग्जीक्यूट करना ही करना है। अगर आर्थिक स्थिति उस टाइम पर इतनी नहीं थी, क्योंकि ये तो आर्थिक और सामाजिक उन चीजों को देख रहे थे, अब समाज में विविधता इतनी ज्यादा थी कि उस टाइम पर समाज इतना तैयार भी नहीं था कि अपने आप में इन सारे चेंजेस को अडॉप्ट कर लेता। ऊपर से गवर्नमेंट को जो अननेसेसरी उस टाइम के अकॉर्डिंगली जो प्रेशर होता था, ये जो इनको एग्जीक्यूट करने के अकॉर्डिंगली, तो उस प्रेशर से भी मुक्त करना इनका ये उद्देश्य में, इसलिए इनको जो है वहां पर एनफोर्सेबल नहीं बनाया गया था। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करने वाली ये वाली स्लाइड। यहाँ पर हम देखेंगे फंडामेंटल राइट और हमारे जो डीपीएसपीज हैं, इनमें हम कंपैरिजन में हम अंतर देखेंगे, इनकी हम तुलना देखेंगे, क्योंकि आपसे ये एग्जाम में, प्रीलिम्स में तो यहाँ से क्वेश्चन बन ही सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए ये जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पर हम एक साइड यहाँ पर देख सकते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, और यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पे आपके डीपीएसपीज हैं। चलिए फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो ये नेगेटिव है, यानी कि नकारात्मक है। यानी क्योंकि नकारात्मक क्यों है, हमने देखेंगे कि ये गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने से रोकते हैं। फंडामेंटल राइटों को हमने देखा था कि ये गवर्नमेंट के विरुद्ध हमें मिले हुए थे, यानी कि सरकार के विरुद्ध हमें मिले हुए थे, स्वतंत्रता हमें प्रदान करा रहे थे, तो ये नेगेटिव थे, यानी कि गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने से रोक रहे थे। डीपीएसपी के बारे में बात करेंगे तो पॉजिटिव है, यानी कि गवर्नमेंट को स्टेप लेने के लिए प्रेरित करते हैं कि भाई आप पॉलिसीज बनाओ, आप ऐसी पॉलिसीज बनाओ जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता का कल्याण हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर हो, तो गवर्नमेंट को स्टेप लेने के लिए प्रेरित करते हैं। फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने बताया था कि इन्फोर्सेबल है, न्यायोचित है, वाद योग्य है, यानी कि आप इनको लेकर कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, लेकिन ये न्यायोचित नहीं है, आप इनको लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ये बढ़ावा देते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, वहां पर पॉलिटिकल बात करी जाती है, लेकिन जो हमारे डीपीएसपीज हैं ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं।
लीगली मान्य है यानी विधिक रूप से मान्य है। यहाँ पर ये जो नैतिक और राजनीतिक रूप से मान्य देखने को मिलते हैं हमारे डीपीएसपीज हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे जो मूल अधिकार होते हैं वैयक्तिक होते हैं, यानी कि अगर आपको मूल अधिकार मिला हुआ तो एक व्यक्ति को अलग अलग मूल अधिकार हुए, मेरे मूल अधिकार अलग हैं, आपके मूल अधिकार हैं अलग नहीं, मतलब जो मूल अधिकार मिले हुए हैं वो बेसिकली एग्जीक्यूट होंगे एक इंडिविजुअल के लेवल पे। लेकिन जो डीपीएसपी के देखेंगे आप तो डीपीएसपी कम्युनिटी के रूप में हम देखते हैं, ठीक है। यानी कि हम जितने भी डीपीएसपी हमने सारे जो प्रावधान देखे हैं वो एक समाज को, एक समुदाय को दिए जाते हैं और वो समाजवादी भी हैं, ठीक है। अब मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे तो स्वतः ही लागू हो जाते हैं, कोई कानून बनाने के लिए मूल अधिकारों को कोई कानून लागू करने की जरूरत नहीं है, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है। स्वतः ही जब से संविधान लागू हुआ तब से ये लागू है। ऑल्दो हम देखते हैं कि जब इनमें मॉडिफिकेशन या फिर संशोधन करे जाते हैं या फिर इमरजेंसी के टाइम पर वो सारी चीजें जो सस्पेंशन होता है उन सब चीजों को हम डिटेल में देख चुके हैं। लेकिन डीपीएसपीस को लागू करने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता होती है। इनके लिए डीपीएसपीस को एग्जीक्यूट करने की गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज, कुछ कानून इनके जो है बनाने की जो है जरूरत होती है, ठीक है। अब कुछ केसेस हमें देखने को मिलते हैं ये मूल अधिकार और जो डीपीएसपीस हैं इनके विरुद्ध में देखने को मिलते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। हम बात करेंगे, पहला केस होता है हमारा चंपकम दोराई राजन, ये इस केस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी के बारे में बोला गया कोर्ट के द्वारा कि अगर मान लीजिए मूल अधिकार और डीपीएसपी हैं, अगर इनमें कोई टकराव होता है, इनमें अगर वैसे वर्सेस वाली कंडीशन होती है तो वहां पर मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, वहां पर मूल अधिकार जो है प्रभावी होंगे, ठीक है। अगला केस आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में यह बोला गया कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो डीपीएसपी लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी कि यहां पर अगेन आप देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट है इनको बढ़ावा दिया गया था। उसके मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट केस आता है हमारा मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस में यह बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई अब आप मूल अधिकार और जो डीपीएसपीज हैं आप इनको अलग अलग करके सेग्रीगेट करके नहीं देख सकते, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इन दोनों में संतुलन, इन दोनों में सहयोग समन्वय होना जरूरी है। यानी कि अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ लेके चलना होगा, ये नहीं है इनमें टकराव हुआ तो कौन सा ऊपर जाना उसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, इसको ज्यादा नहीं, दोनों को साथ में लेके आपको आगे बढ़ना होगा। और मिनर्वा मिल्स केस में ये दिया गया था। और प्रेजेंट कंडीशन के बारे में हम बात करें कि आज के टाइम पे इनकी अगर वैसे वर्षा कंडीशन देखें तो क्या हो जाएगी, तो हम ध्यान रखेंगे कि जो हमारे मूल अधिकार हैं इनको उच्चतर रखा गया है डीपीएसपी के ऊपर, यानी कि मूल अधिकारों को अभी भी प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन संसद डीपीएसपी लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन भी कर सकती है। तो ये आपको कभी भी प्रीलिम्स में, एग्जाम में, यूपीएससी के में या फिर हार्ड लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो स्टेट पीसीएस में आपको स्टेटमेंट में डाल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट के रूप में यहाँ से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है। अब देख लेते हैं, हम आलोचना देख लेते हैं, ठीक है। आलोचना देख लेते हैं कि भाई क्या आलोचना करी जाती है लोगों के द्वारा जो हमारे डीपीएसपी हैं उनकी। तो सबसे पहली आलोचना तो यही नहीं है कि मूल अधिकारों की तरह हम इनको प्रवर्तित नहीं करा सकते, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट का जब मन होगा गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंगली इनको एग्जीक्यूट करेगी। संविधान में मूलभूत तो हैं लेकिन लागू करने के साधन स्पष्ट नहीं है, साधन नहीं बताए हैं गवर्नमेंट के ऊपर, सिंपल सा बोल दिया है कि भाई गवर्नमेंट का काम है इनको एग्जीक्यूट करना, गवर्नमेंट को निर्देश दे दिया, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाएगी और इनको कुछ, लेकिन जो साधन है, कुछ जो माध्यम है वो नहीं बताए गए हैं, ठीक है। विधायिका के बारे में बात करेंगे। विधायिका और जो न्यायपालिका में इनमें विवाद का कारण बनते हैं। विवाद हमने अभी केसेस कई सारे आए थे तो इनमें देख भी लिए कि भाई हम बात करेंगे विधायिका कुछ बोलती है, विधायिका ने कोई कानून बना दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाता है उसके ऊपर, ठीक है। और बार बार जितने भी केसेस आए, जितनी फाइंडिंग्स आई वो ऐसे ही हम देखते हैं कि मान लीजिए संसद के द्वारा कोई कानून बना दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया, संसद ने फिर से उस जो फैसले को, कानून को चेंज करने के लिए फिर से एक नया अमेंडमेंट लेके आ गए, तो ये एक विवाद का कारण भी बन जाते हैं। प्रावधान आज भी लागू नहीं है, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करी गई थी, इतनी बात की ये समानता होगी, ये चीज होगी, जितने भी हमने सारे डीपीएसपी देखे, आप खुद गौर करके देखिए क्या सारे डीपीएसपी आज भी लागू हो पाए, नहीं हो पाए। तो सीधी सी बात है, सारी चीजें बोल बच्चन और टाइप से हम बोल सकते हैं इनको, केवल निर्देश है, बाध्य नहीं है। यानी गवर्नमेंट को निर्देश दे दिया गया है कि भाई आप ऐसा करना, ऐसा करना, बाध्य ये हमें देखने को नहीं मिलते हैं। अब मैंने आपको जब पॉलिटी का हमने रिवीजन शुरू करा था तो मैंने आपको वहां पर यही बताया था कि आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके रिगार्डिंग जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो स्टेटमेंट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो डीपीएसपी के लिए जितने स्टेटमेंट है हम ये देखेंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ये बोलते हैं कि भाई ये आर्थिक लोकतंत्र को निर्धारित करते हैं। हमने तब भी देखा था, हम बात कर रहे थे ना कि सामाजिक और जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको, उसके बारे में बात करते हैं, सॉरी, जो हमारी इकोनॉमिक और जो सोशल डेमोक्रेसी है उसको इंश्योर करते हैं हमारे डीपीएसपी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम फंडामेंटल राइट में देख रहे थे, तो ये बात बोली गई थी हमारे अंबेडकर साहब के द्वारा, ठीक।
अगला हम बात करेंगे ग्रेनुल ऑस्टिन के बारे में। तो उन्होंने सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के साधन इनको बताया था डीपीएसपी को, कि अगर हम डीपीएसपी को इंश्योर कर लेते हैं तो एक सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों को हम प्राप्त कर सकते हैं। बीएनआर राव, मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मूल अधिकार हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि अंबेडकर साहब की बराबर या समकक्ष या उनकी तरह अगर कोई विद्वान व्यक्ति या फिर कोई बौद्धिक व्यक्ति या फिर पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति था तो बीएन राव साहब था। जो तो बीएन राव साहब को हमने देखा था कि संवैधानिक हमारे जो थे, तो ये संविधान के जो है सलाहकार भी हमें देखने को वहां पर मिल जाते हैं। राज्य प्राधिकारों के लिए शैक्षिक महत्व यहाँ पर बीएन राव के द्वारा ये बोला गया था, यानी कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उनके लिए एजुकेशनल इंपॉर्टेंस हमारे डीपीएसपी है वो रोल प्ले करेंगे इसके बारे में। अगले कुछ जो हमारे विचारक हैं इनके बारे में बात करेंगे। तो केटी शाह साहब ने ये बोला था, कई बार क्या है ना, आपसे मिलान करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक साइड सारे विद्वान दे दिए, एक साइड इनके स्टेटमेंट दे दिए, तो बहुत बन सकता है डीपीएसपी से यहाँ से ऐसे। तो केटी शाह ने बोला कि भाई डीपीएसपी है ना अतिरिक्त कर्मकांडी है, यानी कि बोल बच्चन करा गया है, अतिरिक्त कर्मकांड करा गया है, एज सच कोई रियलिटी वाली बात इनमें नहीं है। इवन जो सबसे ज्यादा इनकी केटी साहब से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से आता है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी, कि ये एक उस चेक के की भांति कार्य करते हैं हमारे डीपीएसपी हैं। एक ऐसा चेक है डीपीएसपी जिसका भुगतान करना बैंक के संसाधनों पर निर्भर है। आप कंपेयर करके यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, यानी कि एक ऐसा चेक है, यानी कि ये मतलब ऐसा चेक जिसका भुगतान करना बैंक के संसाधनों पर, यानी कि जब बैंकों के पास पैसा आ जाएगा तभी बैंक आपके उस चेक का पेमेंट आपको कर पाएंगे। ये एक ऐसी चीज है। उसी प्रकार से हमारे डीपीएसपी कैसे, भाई गवर्नमेंट को निर्देश दिए गए हैं कि गवर्नमेंट ये काम करेगी, ऐसी पॉलिसी बनाएगी, जनता का कल्याण करेगी, ये कार्य करेगी। अब गवर्नमेंट को निर्देश ही तो दिए गए हैं, जब गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, जब गवर्नमेंट इनको काम को करेगी। तो ये चीज इनके द्वारा यहाँ पर समझाने की कोशिश करी गई। टीटी कृष्णमाचारी जी थे, इनके द्वारा बोला गया कि भाई कुछ नहीं है, बस एक फीलिंग्स का अस्थायी कूड़ाघर है डीपीएसपी, यानी कि हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा गया है और एक भावनाओं को अस्थायी कूड़ाघर है जो डीपीएसपी है हमारी। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बड़ी बातें, कुछ रियलिस्टिक चीजें नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर सारी चीजें करी गई हैं। नसीरुद्दीन साहब के द्वारा बोला गया कि नए वर्ष के प्रस्ताव जो जनवरी में टूट जाते हैं, हमने देखा था। यानी कि इनके द्वारा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली गई थी कि जब न्यू ईयर आता है तो हम सब लोग प्रपोजल्स लेते हैं कि भाई हम जिम जाएंगे, हम लोग ये करेंगे, हम इतने 30 डे प्लान करेंगे, हम इतने आवर स्टडी करेंगे, इस साल में हम ये अचीव करेंगे। और हम देखते हैं कि विद इन अ वीक हमारे जो प्रपोजल हैं वो यानी कि जनवरी का खत्म होते हुए सारे जो पूरे अगले साल के जो प्रपोजल्स हम बनाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारे जो सारे चीजें थी पूरी लक्ष्मीकांत का एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा अपने इस लेक्चर में सारा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं बचा हुआ है। कुछ क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर देने हैं। आंसर क्या देने, ये तो सामने आपके स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने बता ही रखा है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लगाए हैं ये कुछ क्वेश्चन स्लाइड में कि आप देख लें कि एग्जाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ रहा, ये आपका दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये कई बार पूछा गया है यहाँ पर ऐसे तो क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा बताने के लिए कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको अगर इंटरेस्टेड है तो आप जो स्क्रीन है उसको पॉज करके क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है, ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया था, मैंने आपको बताया था ना, ये क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, किस तरह से इनको मिलान करवाया जा सकता है आर्टिकल से। तो ये वही आर्टिकल है इंपॉर्टेंट जो सारे मैंने आपको बताए थे रोक रोक के, सारी चीजों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी चीजों जो सारे क्वेश्चन है वो आपने यहाँ पर देखे। अगली जो क्लास होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में मूल कर्तव्य होंगे, उन सारे मूल कर्तव्यों को देख रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत ही जल्दी हम अपने जो मूल कर्तव्य होंगे उनको पढ़ लेंगे। तो आशा करता हूं ये जो लक्ष्मीकांत है इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा टाइम लग सकता है बट ट्रस्ट मी, यूपीएससी का तो वादा नहीं, क्योंकि यूपीएससी तो बहुत नियर बाई है। बट हाँ, यूपीपीसीएस और आरओ आएगा तब तक पूरी लक्ष्मीकांत आपकी हो जाएगी। इसके तुरंत बाद आपकी इकोनॉमी की सीरीज शुरू होगी, फिर उसके बाद हम हिस्ट्री करेंगे और धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट को हम ऐसे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अब आपका काम ये है, आपको क्लास समझ में आई है, आपको इंटरेस्टिंग लगा है, कंटेंट में दम लगा है आपको, तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर हिट करें। कमेंट में आप अपना ओपिनियन जरूर बताएं, ये कंटिन्यू रखना है कि नहीं ये बताएं। कोई सजेशन है वो ओपन है उसके लिए। मेल आपको पता ही है, अगर कोई भी आपको रीच आउट हमें करना है तो gshumor@gmail.com हमारा मेल है, आप हमसे वहां से कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतने ही, अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी और ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए